सबसे ज्यादा दिक्कत जो बीजेपी के सामने है, लालकृष्ण आडवाणी, उनके बारे में कहा जाता है सड़े रुष्टा सड़े तुष्टा, कब नाराज हो जाए कब मान जाए। मान लो जीत के बाद भी नाराज हो गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, इसलिए उनको मनाने में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी दरअसल तैयार हो गए हैं कि अगर एनडीए की सरकार बननी तय हो जाती है, जो कि कल दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में वो स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन ये बात जरा किसी भी पत्रकार के गले के नीचे उतरती दिखाई नहीं देती। फिर भी चलिए, कुछ भी संभव है। हम आपको ये दिखा रहे दो तस्वीरें जिसके जरिए आप देख सकते हैं। एक तरफ लालकृष्ण आडवाणी के लिए मान मनोवल का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एनडीए के संयोजक रह चुके हैं, और ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कैबिनेट में दरअसल उनकी जगह कहां और कैसे हो सकती है, इसे लेकर अटकलों का बाजार बड़ा गर्म है। अगर उन्हें स्पीकर पद दे दिया जाता तो यह अलग मसला है। दूसरी तरफ कैसे आरएसएस लगातार अपना आधिपत्य जमाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए। आरएसएस की तरफ से तमाम संकेत दिए जा रहे हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए और उसे किस आधार पर चलाया जाना चाहिए। और कहा यह भी जा रहा है कि टेक्नोक्रेट ज्यादातर शामिल हो सकते हैं इस सरकार में, और खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि लालकृष्ण आडवाणी अपना स्टेक नहीं, बल्कि वो सुषमा स्वराज के लिए भी दबाव डालेंगे, वो उमा भारती के लिए भी दबाव डालेंगे, अपने लोगों को भी वो अकोमोडेट करने की पूरी ताकत लगा देंगे। बिल्कुल, तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट, किस तरीके से गहमा गहमी बहुत जबरदस्त है। इसके साथ साथ अचरज की बात आप इसे कह सकते हैं, लेकिन यह पहले 2004 में भी हुआ था, 9 में भी हुआ था और 14 में होता दिखाई दे रहा है। लड्डू बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, तंबू कनाट शमियाने लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यालयों में जहां जहां पर है, वहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कल दिवाली मनने वाली है, पूरी तैयारी है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि दिल्ली में पटाखों की दुकानें खाली हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सब कुछ खरीद लिया है। आइए दिखाते हैं आपको छोटी सी रिपोर्ट। दो चुनावी हार के बाद बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने का पूरा भरोसा हो चला है। तभी तो चुनावी नतीजों से ऐन पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच वाराणसी से लेकर दिल्ली तक जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाराणसी में भारी मात्रा में फूलों के ऑर्डर दिए गए तो दिल्ली में 300 किलो लड्डू की व्यवस्था की गई है। प्रदेश कार्यालय में बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, जहां अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सच साबित हुए तो पार्टी नेता से लेकर समर्थक और साथ ही मीडिया कर्मियों का भी मुंह मीठा कराया जाएगा। ये तो बात जीत के बाद के जश्न की है। उधर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बीच बैठकों का मैराथन दौर भी चल रहा है। कई नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की। सवाल कई हैं, अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक हुए तो आगे की रणनीति क्या होगी? कैसी होगी मोदी की टीम कैबिनेट? कौन संभालेगा बड़े और अहम मंत्रालयों का जिम्मा? कौन बनेगा देश में अगला रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, और कौन बनेगा देश का विदेश और गृह मंत्री? तो ये चुनौती भी कि अगर सरकार बनी तो कौन खुश होंगे और कौन होंगे नाराज, क्योंकि कैबिनेट की अटकलबाजियों के बीच सीनियर नेताओं की नाराजगी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। तो मुरली मनोहर जोशी से लेकर सुषमा स्वराज के मंत्रालयों पर भी कुछ कम तनाव नहीं। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक अगर बीजेपी की सरकार बनी तो कैबिनेट में मोदी की छाप जरूर दिखेगी। सूत्रों के मुताबिक मोदी अपने कई चहेतों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो एक बेहतर प्रोफेशनल्स हैं, तो कुछ के लिए मोदी के दिल में खास जगह। टीम न्यूज नेशन। तो आज दिन भर बैठकों का मंथन चल रहा है, कोई आज नहीं, पिछले कई दिनों से ये मंथन चल रहा है। कोर ग्रुप मिल रहा है, लेकिन इस बार कोर ग्रुप दिल्ली में नहीं बल्कि गांधीनगर में मिल रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह साहब, और साथ ही साथ बीजेपी नेता उदित राज भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। क्यों ना अजय, पहले संभावित जो मंत्रिमंडल हो सकता है, हाँ, जिसको लेकर मंथन चल रहा है, वो जरा अपने दर्शकों को दिखाया जाए। आखिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो 4 बड़े मंत्रालय भारी भरकम हैं, उन पे किसका दावा है, कौन कितना मजबूत होता है। तो आइए नजर डालते हैं कि मोदी की संभावित कैबिनेट के चेहरे कौन से हो सकते हैं, जो बड़े कैबिनेट मंत्रालय हैं वो किसके किस्मत में आ सकते हैं, इसको लेकर ही मंथन चल रहा है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आखिर इन संभावित मोदी कैबिनेट में सबसे पहला नाम किसका है। लालकृष्ण आडवाणी, इनके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह मनाया जाए, और लोकसभा स्पीकर का पद जो है ऑफर किया गया है। और अभी तो सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि लालकृष्ण आडवाणी मान सकते हैं, लेकिन क्या इसमें कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त बताएगा। सुषमा स्वराज, हालांकि कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्रालय नहीं तो उस पर विदेश मंत्रालय मिल सकता है।
और रक्षा मंत्रालय की बात भी चल रही थी। अरुण जेटली, सबसे मुश्किल भरा मंत्रालय आने वाले समय में होगा वित्त मंत्रालय। आर्थिक स्थिति के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से, निवेश के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, तो अरुण जेटली के पास वित्त मंत्रालय आ सकता है। राजनाथ सिंह या गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय, और कहा यह भी जा रहा है कि नंबर 2 की हैसियत में होंगे राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में। और आखिरी चेहरा नितिन गडकरी, यानी रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, इन दोनों के बीच में राजनाथ और नितिन गडकरी को क्या कुछ मिलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। और वो तभी जब एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे कल भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की एक संभावित मोदी कैबिनेट आपके सामने हमने रखी है। मुरली मनोहर जोशी एनडीए के दौरान 1998 से 2004 के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुके हैं, तो लिहाजा इस बार भी एचआरडी मिनिस्ट्री उनके पक्ष में जा सकती है। कानून मंत्रालय का जिम्मा संभाल सकते हैं रविशंकर प्रसाद, जाने माने वकील हैं, लिहाजा उनको यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अरुण शौरी को मंत्रालय तय नहीं है, हालांकि विनिवेश मंत्रालय के दौरान उनके जिम्मे आया था एनडीए के दौरान। और रामविलास पासवान, हालांकि रामविलास पासवान यूपीए फर्स्ट में उनके पास केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री थी, एनडीए में क्या मिलेगा तय नहीं है। ई श्रीधरन, अगर जब दिल्ली के मेट्रो प्रोजेक्ट की बात आती है, इस व्यक्तित्व का नाम आता है तो इनको रेल राज्य मंत्री कहा यह जा रहा है। टेक्नोक्रेट की भी एक बड़ी भूमिका होगी। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के बड़े नेता के तौर पे माने जाते हैं, हालांकि इनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मंत्रालय क्या मिलेगा यह अभी तक तय नहीं। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस दिक्कत के नेता हैं तो स्वतंत्र प्रभार की मांग करेंगे। उमा भारती, इनका भी मंत्रालय तय नहीं है, लेकिन उमा को भी सादे रखना बीजेपी के लिए आने वाले समय में बड़ा चैलेंज होगा। स्मृति ईरानी, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ताकि यह दिखाया जा सके साहब महिला सशक्तिकरण में भी बीजेपी का ध्यान है। वेंकैया नायडू एक और वरिष्ठ नेता हैं, मंत्रालय हालांकि तय नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी, देखना यह होगा, मुस्लिम चेहरा है, इनको किस तरह का मंत्रालय मिलता है। तो ये वो संभावित चेहरे हैं जो मोदी की कैबिनेट में। एक और मुस्लिम चेहरा शहनवाज हुसैन, कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 2-3 मंत्रालय एनडीए के दौरान संभाले थे, जिनमें से एक एविएशन मंत्रालय भी शामिल था। तो ये वो संभावित मोदी कैबिनेट के चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है। ये एक स्वरूप रखने की हमने कोशिश की। और अजय, सबसे दिलचस्प ये होगा कि ये आसानी से हो जाता है या इसको लेकर भी मुश्किल आने वाली है। चलिए अब इस पे जरा बात शुरुआत करते हैं। कुर्बान अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबों के सामने एक छोटा सा सवाल, क्या वाकई में मोदी कैबिनेट, अगर ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं जो कि एग्जिट पोल के आधार पर संभावित है, तो वहां नंबर 2 की कोई जगह होगी क्या वाकई में राजनाथ सिंह को इस कैबिनेट में, प्रस्तावित कैबिनेट में नंबर 2 बनाया जा सकता है? कुर्बान अली साहब, नहीं, नंबर 2 बनाए जाने में हर्ज क्या है? कुछ दिक्कत तो मुझे लगता है कि आप उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, अगर बनी तो। अभी तो नहीं, नंबर 2 का मतलब कुछ नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी बाय टेम्परामेंट डेमोक्रेट नहीं है। वो किसी भी ऐसे आदमी को नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 भी नहीं बनाएंगे जिससे उन्हें जरा सा भी खतरा हो। और जो गृह मंत्री होता है, पूरा देश जानता है, या इंटरनल सिक्योरिटी का भी इंचार्ज होता है कि सारी इंटेलिजेंस की खबरें आती हैं। इसीलिए जब पीवी नरसिम्हा राव अर्जुन सिंह को गृह मंत्री बना रहे थे तो सीताराम केसरी ने कहा कि साहब, क्या आप अपने आप को खतरा मोल ले रहे हैं? क्या आप ही को हटा देंगे यहाँ से? तो नरेंद्र मोदी का जो कार्यशैली है, या जितना मैं थोड़ी बहुत उनको समझ उनके बारे में रखता हूँ, उससे मुझे तो लगता है कि वो एक ऐसी कैबिनेट बनाएंगे कि जिसमें सिर्फ वही हो, बाकी सब सिर्फ दस्तखत करने वाले हों, उनसे सवाल पूछने वाला। सिंह साहब, लेकिन क्या ये संभव है, खास करके अगर गृह मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इन 3 मंत्रालयों को अगर देखें तो वहां पर आपको कोई ना कोई एक बड़ा चेहरा चाहिए ही चाहिए। ऐसी स्थिति में काफी बड़ा चाहिए। गृह मंत्रालय के बारे में ये माना जाता है सेकंड इन कमांड होता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज। तो अच्छा, फिर सब कुछ नरेंद्र मोदी लेके बैठ भी नहीं सकते। जो उनकी स्टाइल है, अब मान लीजिए कि कहीं नक्सलिज्म से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो होम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी नेचुरली चाहेंगे कि एफिशिएंट हो। क्या वो राजनाथ सिंह को कुछ कह सकते हैं कि आपके मंत्रालय में काम सही नहीं हो रहा है? ये कुछ पैराडॉक्सेस हैं। तो मेरे ख्याल से मोदी को जो कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि ये तथाकथित सीनियर लीडर, और एक तरफ एहसान, एक और आपने शिवराज पाटिल और सुशील कुमार शिंदे को पानी पी कर कोसा कि इनसे साहब गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है। अब आपके लिए ये भी चुनौती होगी। चुनौती बहुत बड़ी होगी मोदी के लिए कि डिलीवरी मैकेनिज्म कैसी रखते हैं। आपका बहुत अच्छा है कि आपका जीडीपी बहुत अच्छा हो जाएगा, हम ये भी मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे प्रोग्राम चलाएंगे, लेकिन डिलीवरी के लिए आपकी मजबूरी होगी कि या तो स्टेट गवर्नमेंट्स पर निर्भर करें
या नॉन स्टेट एक्टर्स को ले आए, जैसे एनजीओ को ले आए, सोशल ऑडिट में जाए, ये सब होगा। लेकिन मिनिस्ट्री में जो बुनियादी सवाल है नारायण जी, क्या राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें आप दबंगई से दबा सकें? क्या इन लोगों में से किसी को भी अगर ये अहम मंत्रालय दे दिया जाता है तो क्या नरेंद्र मोदी जी, जो दरअसल एक जमाने में इन तमाम लोगों से अगर सीनियर नहीं तो बराबरी या जूनियर के स्तर पर रहे हैं, क्या ये इन्हें कमांड कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी स्थिति बन जाएगी विकट। काहे नहीं कमांड कर पाएंगे? मनमोहन सिंह घंटों बैठे रहते थे और मुखर्जी, क्या नाम, प्रणब मुखर्जी, उनको अपॉइंटमेंट नहीं देते थे। बाद में उन्हीं के बॉस बन गए, नौकरी जब करते थे उनके मातहत वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये राहुल गांधी कितने बड़े बड़े दिव्य आत्मा हैं, वो सब लोग उनके सामने आगे पीछे गिर जाते रहते हैं। तो सत्ता से बड़ी कोई ताकत कम से कम दिल्ली में तो नहीं होती। आपके पास पावर है तो बड़े बड़े सूरमा सामने खड़े जय हिंद करते रहते हैं और आप जो कहेंगे वो सब करेंगे। और राजनाथ सिंह तो कम से कम जब आडवाणी जैसा संस्थापक जी, पार्टी का भीष्म पितामह जी, जब अलग हो गया था तो आडवाणी और गडकरी का ही मामला था कि उनको मनाया था। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन तक, मैंने कुर्बान की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि डेमोक्रेट वगैरह होने की कोई गड़बड़ी नहीं है वहां, लेकिन वो एहसान अभी कुछ दिन मानेंगे। ऐसा हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नेता उदित राज जी, ये हम लोग क्या ऐसी चर्चा कर रहे हैं या आपको लगता है कुछ सच्चाई है भी आपके यहाँ मंत्रालय को लेकर ये मंथन चल रहा है? और दूसरे किसको कैसे मनाएं? मंत्री बनने के बाद और अभी तक आपका क्या कुछ आपको संकेत मिले साहब? आपका भी शेरवानी नाम सिलवाने के जो बहस हो रही है जी, ये सब कल्पना के आधार पर बहस हो रही है जी। अभी तो चुनाव का इंतजार किया जा रहा है और राजनाथ जी ने कह ही दिया है कि मैं कोई पोस्ट नहीं लूंगा, मैं अध्यक्ष रहूंगा। तो पता नहीं ये कहाँ की खबरें से आई हुई हैं, ये अटकलें ही हैं और इंतजार कर लीजिए। अच्छा उदित जी, पोस्ट नहीं लूंगा या नंबर 2 के अलावा कहीं समझौता नहीं करूंगा, तो बड़ी महीन बातें हैं। पोस्ट नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो नंबर 2 की पोजीशन में रहूंगा, ये स्थिति है या सीधे कहा है कि साहब अध्यक्ष ही बने रहूंगा? नहीं, ये ऐसी स्थिति तो मुझे लगता नहीं है। और कहां से आपका क्या स्रोत है आप बेहतर जान सकते हैं, लेकिन मेरे पार्टी में ऐसा नहीं है। और अभी से जिस तरह से बहस चल रही है ऐसी कोई बात नहीं है, सब अभी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है उदित जी। नहीं तो एक मिनट, आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। उदित राज जी, आपके जो पुराने नेता हैं इस पार्टी में, जो बड़े नेता हैं, वो तो जो रिजल्ट्स आए हैं अभी, काउंटिंग को छोड़िए, जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं उनको सही मान रहे हैं। आप कह रहे हैं भी रिजल्ट का इंतजार करो, आप कंट्रडिक्ट नहीं करें अपने बड़े नेताओं को? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जो एग्जिट पोल ने किया, मैं वही कह रहा हूँ। और वही जो नेताओं ने कहा कि रिजल्ट तो आने दीजिए। अच्छा चलिए उदित जी, पहले कैबिनेट बना लेना। नहीं, ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कैबिनेट बनाने का अधिकार ये सब कह रहे हैं, हम महीनों से कह रहे हैं कि उदित जी, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। उदित जी, प्रधानमंत्री को ये इख्तियार है कि अपने कैबिनेट में किसे रखे और किसे नहीं। जाहिर सी बात है, सरकार बनने की परिस्थिति में आप इन तमाम बातों पर विचार करेंगे और आपका जवाब इससे अलग भी अभी फिलहाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम आडवाणी जी की बात करें, पहले बताया जा रहा था कि शायद उन्हें सरकार में जगह ही नहीं दी जाएगी। अब स्पीकर की बात आ रही है, पहले सुषमा जी के नाम सामने आया था, आडवाणी जी का नाम सामने आया है। तो क्या वरिष्ठ नेताओं को इसी तरीके से बर्फ में लगाने की एक परिपाटी रहेगी? आप अपने तरफ से ऐसा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ये बर्फ लगाने की प्रक्रिया है। पार्टी में सभी का अपना महत्व है और परिस्थिति के अनुसार ये जिम्मेदारियां रोटेट होती हैं, बांटी जाती हैं और बदली जाती हैं। कोई सांगठनिक जिम्मेदारी लेता है, कोई सरकार की जिम्मेदारी लेती है। और भारतीय जनता पार्टी में एक टीम सिस्टम है, यहाँ पर सुप्रीमो नहीं है कि जैसे कांग्रेस के अंदर सोनिया। अभी पता